नमस्कार, आप तिरहुत न्यूज़ देख रहे हैं। मेरा नाम शुभम है। बिहार में लोकतंत्र के पर्व की तैयारी जोरों पर है। जितने भी प्रत्याशी हैं उनके द्वारा नामांकन लगातार किया जा रहा है, तो वहीं अब जनसभाएं भी लगातार हो रही है। पहले निर्वाचन आयोग ने कहा था कि खुलेआम जनसभा नहीं हो सकता है, कुछ गाइडलाइंस बनाए थे, लेकिन अब इधर आकर निर्वाचन आयोग ने ये बोल दिया है कि जनसभाएं हो सकती है। कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन इस कोरोना काल में जिस तरह से बड़ी बड़ी रैलियां हो रही है और हज़ारों की संख्या में लोग जुट रहे हैं, उसका असर कहीं ना कहीं कोरोना के बढ़ते आंकड़ों पर भी पड़ा है। बिहार में चुनाव है, कई तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है। आज एलजेपी ने बिहार फर्स्ट का विज़न डॉक्यूमेंट जारी किया है। तेजस्वी यादव के द्वारा कई बातें कही जा रही है। नीतीश कुमार जो कि पिछले 15 सालों से सत्ता में बैठे हैं, मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं, उनके द्वारा कई बातें कही जा रही है। हमारे साथ आज हिंदी पत्रकारिता के 2 छात्र हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या माहौल है, और हम विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे कि बिहार चुनाव में अभी तक और आगे, क्योंकि बिहार चुनाव के आते ही सिर्फ बिहार के नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के जितने भी राजनीतिक विश्लेषक हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि बिहार के चुनाव को समझना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हमारे साथ 2 छात्र हैं, हिंदी पत्रकारिता कर रहे हैं। हमारे साथ नीरज झा जी हैं और हमारे साथ पप्पू कुमार जी। हम इन दोनों से बात करेंगे और जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बिहार विधानसभा चुनाव में क्या चल रहा है, किस मुद्दे पर इस बार चुनाव हो रही है, क्या जिस चीज़ के लिए बिहार विधानसभा चुनाव या फिर बिहार बदनाम है जातिवाद, उस पर चुनाव हो रहा है या फिर सच में मुद्दों पर चुनाव हो रही है। सबसे पहले नीरज जी, आपसे मैं पूछूंगा कि अभी तक का जो बिहार विधानसभा चुनाव है और जो पार्टियों के तरफ से रैलियां हो रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, उसमें आप क्या देख रहे हैं? चुनाव किस ओर जा रहा है? जातिगत जा रहा है या फिर मुद्दों पे जा रहा है? देखिए, मैं पहले आपको बता दूं कि अब चुनाव जातिगत मुद्दों पर नहीं हो रहा। चुनाव अब रोजगार पर, छात्रों की शिक्षा को लेकर, इन सब बातों पर अब चुनाव हो रहा है। जैसे कि लालू जी के पार्टी से जो उनके छोटे बेटे हैं, वो अभी बेरोजगारी को लेके तब मोर्चा खोल चुके हैं। वो कह रहे हैं, उनके जो पत्र आया है शपथ पत्र, उसमें कहें कि वो 10 लाख को रोजगार देंगे, 10 लाख युवा को रोजगार देंगे। मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि आप याद होगा कि इससे पहले जो मोदी जी जो हम थे, हमारे लोकसभा प्रधानमंत्री बने, उन्होंने रैलियों के दौरान उन्होंने कहा था कि हम सबको 15 लाख रुपया देंगे, ये देंगे, वो देंगे। लेकिन बाद में पता चला कि वो जुमला निकला। लेकिन मेरा कहने का मतलब है, देखिए, शपथ पत्र है, माने वो वादा कर रहे हैं कि बिहार के युवा को वो रोजगार देंगे। ये बहुत बड़ी बात है आज के समय में। अब लेकिन उधर एक देख, नीतीश कुमार की तरफ से आ रहा है बात कि राज्य में पैसा नहीं है, हम रोजगार दे देंगे तो उनको सैलरी कहाँ से देंगे। ये तमाम सारी चीज़ आ रही है। लेकिन इस विषय पर एक चीज़ और आ रही है कि केंद्र सरकार की तरफ से जो राज्य सरकार को पैसा आती है वो रिटर्न भी जाती है। ये चीज़ भी है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे अभी के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो कहीं ना कहीं फेल्यूर दिख रहे हैं। और इस अभी के जो युवा पीढ़ी है वह बिहार में नहीं, पूरे देश में उनको रोजगार ज़रूरत है, क्योंकि बिना रोजगार, बिना शिक्षा के देश कैसे डेवलप करेगा, कोई राज्य कैसे डेवलप करेगा, ये एक चिंता का विषय है। जरूर, वो एक चिंता का विषय है। और आपने बोला कि तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरियों का वादा किया। उन्होंने कहा कि पहली कैबिनेट मीटिंग में पहला जो मेरा निर्णय होगा वो 10 लाख नौकरियों की होगी। मैं बस जानकारी के लिए आपको बता दूं कि बिहार में इस वक्त जो सरकारी नौकरियां वो 4 से 4.5 लाख करीब जो रिक्त हैं वो पद हैं। बाकी के अगर हम 5 लाख भी मान लें तो 5 लाख फिर भी उनको देना पड़ेगा। आपने नरेंद्र मोदी का जिक्र किया, उन्होंने 2 करोड़ नौकरियों के बारे में कहा था। कई जगहों पे आप देखेंगे जब नेता भाषण देते हैं तो वो कहते हैं 2 करोड़, 1 करोड़ नौकरी देंगे, 5 लाख देंगे, 10। लेकिन एक विज़न होना चाहिए, एक रोड मैप होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि हम जनता के सामने जाकर बोल दें कि हम आपको ये कर देंगे, लेकिन आपको ये मत बताएं कि ये हम कैसे करेंगे। क्योंकि ये भी एक चीज़ होता है, ये भी एक युवा है। आजकल के युवा तो सब पढ़े हैं, सब पढ़ते हैं, जागरूक है, और राजनीतिक तौर पे तो बिहार ऐसे भी जागरूक रहा है। तो एक रोड मैप तो बताना पड़ेगा ना, क्योंकि चिराग पासवान भी अब मैदान में, उनका आज बिहारी फर्स्ट जब
मैंने पढ़ा है पूरा डॉक्यूमेंट, उसमें उन्होंने पूरे विजन के साथ समझाया है सबको। देखिए, आपने अभी चिराग पासवान का नाम लिया। अब यहाँ पर थोड़ी राजनीतिक बदल चुकी है। चिराग पासवान नीतीश कुमार के खिलाफ अपना मोर्चा खोल चुके हैं। केंद्र में वो मोदी के साथ हैं। तो ये जो चल रहा है, और सबसे बड़ी बात कि जो मुख्यमंत्री का खेल चल रहा है। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो अभी नीतीश कुमार है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले वो कुछ देर बैठे रह गए मैंने बिहाइंड कैमरा, बैक कैमरा में, और जो बीजेपी के आए, जो प्रवक्ता आए, उन्होंने कहा कि नहीं, इस बार नीतीश कुमार ही बनेंगे। अमित शाह का बयान आ गया। तो ये सारे चीज़ तो, और आप देखिए ये क्या चल रहा है। उधर एलजेपी कहती है कि हम केंद्र में उनका साथ नहीं छोड़ेंगे, यहाँ कहती है कि हम नीतीश कुमार के खिलाफ जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी कह रहे, उनका भी एक नारा आया था, मोदी तुझसे खैर नहीं, सॉरी, तुझसे बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं, सॉरी, यही चीज़ था। तो आप देखिए, अभी देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता दूँगा चाहूँगा कि मोदी जी अभी आए नहीं हैं। वो आएंगे, वो एक्स फैक्टर बनेगा, उनकी क्या बात होती है, क्या हुआ ये होती है। और तेजस्वी यादव जी को जो कह रहे हैं कि नहीं हम 10 लाख नौकरियां देंगे, तमाम वो चीज़ बोल रहे हैं कि हम बिजली भी फ्री कर देंगे, बिजली आधा कर देंगे, इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। क्योंकि बिहार बिजली खरीदती है किसी दूसरी जगह से, फिर वो देती है। तो ये सारी चीज़ का वो अपने रैलियों में भाषण दे। और सबसे बड़ी बात है कि एक समय था कि नीतीश कुमार, मैंने जो जनता का व्यू था कि सोच रहे थे कि नीतीश कुमार के सामने तेजस्वी खड़े नहीं हो पाएंगे, लेकिन इस चुनाव में आपको देखने मिल रहा है कि हर बात का जवाब देना पड़ रहा है नीतीश कुमार के को। ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात, आज अभी मैं कुछ न्यूज़ चैनलों को देख रहा था जहाँ भी नीतीश कुमार जा रहे हैं, थोड़ा सा उनका इस बार रैली ठीक ठाक नहीं जा रहा है। क्यों, बेरोजगार लेके सब खड़े हो जा रहे हैं। और सही बात है, रोजगार बहुत जरूरी चीज़ है। रोजगार को लेके युवा में गुस्सा है, वो प्रश्न पूछ रहा है रोजगार को लेकर। हाँ, तो सर रोजगार के लेके राज्य ने ऐसा कुछ तो किया नहीं। अब देखिए, इससे पहले अगर मैं चला जाऊँ तो माइग्रेंट हुए हैं, कितने लेबर आ गई, बहुत सारी चीज़ें। ना इनके 15 साल के राज्य में इन्होंने ना कोई उस तरह की मैप तैयार किया। 15 साल राज तो किए हैं, ये आप मानते हैं। 15 साल राज के दौरान उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो यहाँ के यहीं के बच्चे यहीं रह जाए। या हम ही लोग हैं, आज हम लोग यहाँ से अपनी स्नातक की डिग्री ले लिए, लेकिन अब हम पढ़ने के लिए बाहर चले जा रहे हैं। तो यहाँ इस तरह की व्यवस्था लाइए, ये जो बहुत जरूरी चीज़ है। यहाँ आप लाइए, शिक्षा लाइए। जी, शिक्षा वाकई बहुत ज़रूरी है। और ये जो बुनियादी शिक्षा होती है, नीतीश कुमार के आने के बाद बड़े बड़े स्कूल के बिल्डिंग बने हैं, लेकिन उसमें जो शिक्षक पढ़ाते हैं वो पढ़ाने के अलावा सब काम करते हैं। वो पोलियो का ड्रॉप पिलाते हैं, वो चुनाव में जाते हैं, मतलब पढ़ाने के अलावा वो सब कुछ करते हैं, सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं। मैं आपके पास आऊँगा, शिक्षा पे ही हम बात करते हैं। इन्होंने कहा मैंने यहाँ से स्नातक किया। हम अभी इस समय मुजफ्फरपुर में हैं और बिहार विश्वविद्यालय, क्या स्थिति है? देखिए, इस मतलब माना जाए तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कहा जाए, चाहे पूरी दुनिया, भारत में कम से कम, या तो जो विश्वविद्यालय, बिहार विश्वविद्यालय का जो प्रक्रिया है, परीक्षा होने से लेकर के एडमिशन तक ले, तमाम न जाने कितने सारे जो अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल है इसको कवरेज किया है और उस चीज़ को बताने की कोशिश की। खुद जदयू के जो प्रवक्ता है डॉक्टर आलोक कुमार, उन्होंने एक बार किसी एक मैं न्यूज़ चैनल में देख रहा था और डिबेट पे उसने इस बात को चर्चा कर दिया है कि आप दो विश्वविद्यालयों के नाम को लेकर के, एक बिहार विश्वविद्यालय और एक भागलपुर यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय को लेकर के, आप बिहार के शिक्षा के बारे में आप इस तरह भ्रम नहीं फैला सकते। तो मतलब एक आप यह मान सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति जो सरकार में है, जो सरकार में स्थापित, वह व्यक्ति भी इस बात को देख रहा है, लेकिन फिर भी वो इस पर काम नहीं कर पा रहा है। आप इतने समझिए कि बिहार विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं उनको एक मतलब जो 3 साल की डिग्री है वह माना जाता है कि एवरेज 5 साल, एवरेज 5 साल, मैक्सिमम 6 साल 7 साल, उसका कोई लिमिट नहीं है। तो जो 3 साल की डिग्रियाँ है जो 6 साल में मिल रही है, तो यह कितनी छात्र के हित को, कितना छात्र के जो भविष्य के प्रति कितना खिलवाड़ किया जा रहा है। छात्र का जो भविष्य है वो एक तरह से माना जा रहा है कि काफ़ी अंधकार में जा रहा है। हमारे जो नॉर्थ बिहार जिसको हम लोग कहते हैं, नॉर्थ बिहार में मुजफ्फरपुर जो शहर है वह शिक्षा के मामले में एक केंद्र उभरना होना चाहिए, लेकिन यह केंद्र है, ऐसी बात नहीं है,
लंबा इतिहास है। 1899 में लंगर सिंह कॉलेज का स्थापना हुआ था, तो एक लंबा इतिहास है शिक्षा के मामले में। तमाम नॉर्थ बिहार के तमाम जो ज़िले के लोग हैं यहाँ आज भी छात्र पढ़ने आते हैं, लेकिन सिर्फ एक जो बुनियादी जो कहा जाए शिक्षा का जो डिग्री मिलता है, जो शिक्षा का जो लेवल है, वो नीचे चले जाने के कारण छात्र अपने आप को काफ़ी निराशावादी समझते हैं, निराश होते जा रहे हैं। नहीं, वही चीज़ मैं भी बोल रहा हूँ कि बिहार में जो शिक्षा का स्तर है, मैंने लालू प्रसाद यादव के ज़माने को नहीं देखा था, उनके 15 वर्षों की सत्ता को नहीं देखा था। मैं खुद एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा, 12th मैंने सरकारी स्कूल से किया, वहाँ क्या स्थिति थी मैं जानता हूँ, आप भी जानते हैं, ये भी जानते हैं। मैंने अपनी स्नातक की डिग्री मिथिला विश्वविद्यालय से ली, वहाँ बहुत अच्छा है, वहाँ 3 वर्षों में आपको दे दिया जाता है। लेकिन जब कोई कहता है, क्योंकि हम जब जानते हैं कि जब एक बड़ा वृक्ष उगता है तो उसका रूट सबसे जड़ मजबूत होता है, तभी वो बड़ा होता है। आपका रूट क्या है? बिहार के शिक्षा व्यवस्था का जो बुनियादी, जो सबसे निचले, मतलब आप 1 से शुरू कीजिए, वहाँ से लेके 10वां तक आप किस स्तर का शिक्षा दे रहे हैं, इस पे भी बात होना ज़रूरी है। आपको क्या लगता है कैसा शिक्षा है जो बुनियादी शिक्षा है? देखिए, शिक्षा बुनियादी, जहाँ तक शिक्षा के आप सवाल कर रहे हैं, तो जो हमारा जो शिक्षा का जो पद्धति है, जो लेवल बनाया गया, जो मापदंड बनाया गया, पहले हमें उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आज हमारे यहाँ सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है। सरकार ने प्राइमरी शिक्षा के लिए जो मुख्य शिक्षा, जो एक 3 साल के बच्चे को ध्यान में रखते हुए बनाया गया, उसके लिए क्या बना? आंगनवाड़ी केंद्र। लेकिन आज सबसे बड़ी जो दिक्कत हमारे सामने आ रहा है कि आंगनवाड़ी सही सिस्टम से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब आंगनवाड़ी जो स्टाफ है, वहाँ पर क्या होने शुरू हो गया, शिक्षा के साथ साथ आप बच्चे को वहाँ जाएंगे तो उनको आहार देना है। चलिए, यहाँ तक तो सही है कि आहार आप देते हैं बच्चे जब वहाँ पढ़ने आ रहे हैं, लेकिन जो वहाँ जो स्टाफ है, उनको आप क्या क्या काम दे दिए कि आप उनको पोलियो ड्रॉप पिलवाइए, उनको आप वहाँ पर बैठा करके सुई दिलवाइए, उनको इसके जो एक प्राइमरी जो हेल्थ सेंटर का काम था, वो कहाँ ट्रांसफ़र कर दिए? आंगनवाड़ी केंद्र पर। तो सबसे बड़ा कमी। चलिए, अब उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, प्राइमरी स्कूल के बाद चलते हैं। प्राइमरी स्कूल में क्या किया आपने? अभी सरकार ने जो भी प्राइमरी स्कूल है वो 1 से 5 तक है। अब प्राइमरी स्कूल के छात्रों के लिए आपने ड्रेस तोला दिया, भोजन का व्यवस्था कर दिया, लेकिन आज हमारे समाज में क्या हो रहा है कि लोग ड्रेस और भोजन पे ज़्यादा ध्यान देने लगे, न कि शिक्षा कैसे सुधरे उस पर ध्यान। उसके लिए आप कहिएगा जवाबदेही कौन है? तो उसके लिए हम समाज में बैठे व्यक्ति भी जवाबदेही है कि हम लोग क्या पर ध्यान दे रहे हैं? भोजन पर ध्यान दे रहे हैं, ड्रेस पर ध्यान देने लगे। अब थोड़ा और हायर चलते हैं, थोड़ा जब हायर जाते हैं 8वां और 10वां की बात करते हैं, तो अब क्या हुआ? साइकिल पर हमारा फोकस चल रहा है। यानी हम जो मेरा मुख्य मुद्दा था, कहीं ना कहीं हम उससे भटक चुके हैं सभी। उसमें हम छात्र हैं, हमारा जो समाज के लोग हैं, हम गार्जियन हैं, तो और वो हम लोग तो भटक जो अपना दायित्व है उससे भटक चुके हैं। तब शिक्षक की बात आती, शिक्षक भी क्या करते हैं? वो भी उसी खेल में लगे रहते हैं कि हमें अनाज कहाँ से प्राप्त करना है, हमें जो अनाज है उसमें से कैसे कमाना है, कैसे उसको हमको लूट मचाना है, जो इस तरह से तमाम है। अगर साइकिल की योजना आता है तो साइकिल से हमें कैसे कमीशन लेना है, उसमें शिक्षक है, उसके प्राचार्य है, उस विद्यालय को जो एक सचिव बनते हैं, वो तमाम ये जो सवादें हम अब ठीक है दे रहे हैं, लेकिन अब उसकी एक प्रॉपर जो मॉनिटरी सिस्टम नहीं हो पा रहा। अधिकारियों पे छोड़ दिया जाता है कि अधिकारी वो देखें। और शायद नीतीश कुमार पे पिछले 15 वर्षों में ये आरोप लगा है कि बिहार में अफसरशाही बहुत बढ़ गया है, आम जनता का अफसर सुनता नहीं है। सरकार का एक और यहाँ दिक्कत है, सरकार शिक्षकों की बहाली नहीं करती है। अगर मैं कॉलेज की बात करूँ तो कॉलेज में शायद सिर्फ मैं आपको बिहार विश्वविद्यालय, क्योंकि मैं मिथिला विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, वहाँ जो स्थिति है मैं वहाँ बताता हूँ। अगर एक कॉलेज में 10 शिक्षकों की, प्रोफेसरों की ज़रूरत है तो वहाँ वो नहीं है, जिस कारण क्या होता है कि अगर विद्यार्थी आता है तो अगर उसे 4 क्लासेस करने हैं, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और एक और मान के ले लीजिए पॉलिटिकल साइंस का 2 पेपर, पॉलिटिकल साइंस का है, सोशियोलॉजी का, हिस्ट्री का नहीं है, तो वो छात्र समझता है कि मैं क्यों जाऊं बेकार कॉलेज, क्योंकि अटेंडेंस तो लग रहा है, उसका अटेंडेंस में कुछ हो नहीं रहा है। वो छात्र कोई कोचिंग पकड़ लेता है, वहाँ अपना पैसा दे के पढ़ लेता है, और जो कॉलेज में प्रोफेसर होते हैं वो आराम से बैठ के 1.5 लाख रुपया महीना उठाते हैं। तो मैं इसमें गलती ना प्रोफेसर की मानूंगा, नहीं छात्रों की, इसमें गलती सरकार की है। क्योंकि एक प्राइवेट स्कूल भी होता है, प्राइवेट स्कूल में अगर आप 2 दिन एब्सेंट कीजिएगा ना, तीसरे दिन आपके घर पे फ़ोन चला जाता है। 75% अटेंडेंस, आप लोग खुद माखन लाल से पढ़ रहे हैं, वहाँ 75% होता होगा कि अटेंडेंस रहना चाहिए।
तो सरकार को, कोई भी सरकार, अब जैसे इस इलेक्शन में क्योंकि शिक्षा बिहार में मुद्दा बनता ही नहीं है, बिहार में स्वास्थ्य मुद्दा नहीं बनता है, लगभग 46% बेरोजगारी है बिहार में, वो मुद्दा नहीं बनता है। तो शिक्षा पे मैंने इनसे बात किया, अब मैं स्वास्थ्य पे आता हूँ। क्या स्थिति है स्वास्थ्य की बिहार में? देखिए, आपने कहा स्वास्थ्य की बात, और ज़्यादा दूर हम कहाँ क्यों जाएं, हम मुजफ्फरपुर में बैठे हैं, यहाँ जो चिमकी बुखार हुई, और इस कोरोना काल में बिहार का 93% मैंने एक दिन पेपर में पढ़ा कि 93 पॉइंट कुछ समथिंग लगभग यहाँ की रिकवरी रेट है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने ये रिकवरी रेट करके दिया था? क्या उनकी कोई व्यवस्था करके दी थी? बिहार की जनता में ये ऑटोमेटिक हुआ, जिस तरह भी हुआ। और चिमकी बुखार देख लीजिए, आप कोई भी देख लीजिए, यहाँ दरभंगा में एम्स बन रहा है, ये कब से हम लोग सुन रहे हैं कि बन रहा है, जबकि आप हाल जाके देख लीजिए किसी भी मेडिकल क्या बोलते हैं संस्थान का, या कोई ठीक नहीं। आप पीएचसी का बात कर लीजिए, बड़ा छोड़ दीजिए, डीएमसीएच, पीएमसीएच ये छोड़ दीजिए, एक पीएचसी की स्थिति आप देखिएगा तो अगर आप वहाँ 12 बजे रात में पहुँच जाएंगे ना, तो वहाँ आपको सुई देने वाला कोई नहीं रहेगा, सोया रहता है। ये स्थिति मैंने देखा है। देखिए, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि इस तरह की हालात हो गई है यहाँ। मैंने स्वास्थ्य विभाग जो है इतना गिर चुका। अब ग्रामीण स्तर से उठा के देखिए, अगर किसी ग्राम में मान लीजिए किसी के डिलीवरी है या कुछ भी है, वो ब्लॉक में नहीं जा सकते क्योंकि ब्लॉक में तो सुविधा ही नहीं है। वो वहाँ से आते हैं मुजफ्फरपुर जैसे डिस्ट्रिक्ट में, अब वहाँ सिचुएशन खराब है, तब वहाँ से पेशेंट जाएगा पटना। इस तरह की व्यवस्था है आपकी। आप बताइए कितनी चरमराई व्यवस्था है। अगर कोई बड़ी समस्या है तो आपको उसके लिए दिल्ली जाना है, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता आप घूमिए। ये देखिए, और 15 साल के में चिमकी बुखार के समय बहुत बात उठा था, तो उन्होंने कहा कि हम स्वास्थ्य विभाग ठीक कर देंगे। अब उसके बाद आप देखिए कोरोना में क्या हाल हो गया, किस तरह की है। यहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री रहे, वो उनका बयान देख लीजिए पिछले उठा के, इन्हीं की सरकार है थी ना। तो ये किस तरह के स्वास्थ्य विभाग बना के रखे हैं। और इस तरह की अगर स्वास्थ्य में लापरवाही रहेगा और ना इनका शिक्षा सही है ना स्वास्थ्य सही है, ठीक है, आप रोड बना रहे हैं, आप पुल बना रहे हैं, वो भी पुल आप देख ही रहे हैं गिर जा रही है, बह जा रही है, तो आदमी उसमें क्या करेगा। माइग्रेंट लेबर पैदल आएंगे और तबीयत खराब करके पैदल जाएंगे। नहीं, वही चीज़ है क्योंकि बिहार का, और आपको ये भी बता दूं, भागलपुर में और कितने आपके अच्छे अच्छे स्वास्थ्य जो ऊपर के अधिकारी होते वो भी कोरोना में उनकी भी जान गई है। आईजी थे भागलपुर के, बताइए, इस तरह की जो सरकारी व्यवस्था इतनी अगर स्वास्थ्य चरमराई रहेगी तो किस तरह राज्य आगे बढ़ेगा। आप किस राज्य की कल्पना कर रहे हैं? जी नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि बिहार में पलायन एक बड़ी मुद्दा रही है, दुर्दशा है बिहार का, बिहार के लोगों का। हम बिहार के गौरवशाली इतिहास की बात करते हैं, जिसमें हम दरभंगा महाराज को देखते हैं जिनके घर तक ट्रेन जाया करती थी, वो भी एक समय था। हम नालंदा विश्वविद्यालय को देखते हैं जिसे तहस नहस कर दिया गया, जिस नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए 3-3, 4-4 महीने तैयारी करके फिर विदेशी आते थे और एंट्रांस देते थे, नहीं होता तो फिर 1 साल तैयारी करके आते थे। उस बिहार की हम बात कर रहे हैं। हम उस बिहार की बात कर रहे हैं जहां अंग्रेजों का मुख्य जो व्यावसायिक केंद्र था वो पटना था, पटना पोर्ट था। बिहार में पहला गणतंत्र हुआ, पहला गणतंत्र अगर किसी को बोलो वे वैशाली। बिहार का एक बहुत लंबा इतिहास है। ऐसा इतिहास मुझे नहीं लगता है कि भारत में किसी राज्य के पास एक पूरे, आप सभी धर्म संप्रदाय को एक कर लीजिए, शेरशाह सूरी में एक लंबा इतिहास है। लेकिन पता नहीं बिहार को क्योंकि श्री कृष्ण सिंह के टाइम को अगर हम देखें तो उन्होंने बहुत औद्योगिक विकास किया था, लेकिन इस 30 साल की बात अगर हम करें, 30 नहीं 35 हम ले लेते हैं, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था का जो गिराव शुरू हुआ वो जगन्नाथ मिश्रा के टाइम से हुआ। फिर स्वास्थ्य, फिर आपको शिक्षा, और फिर आप ले लीजिए पलायन, रोजगार। चीनी मिल बंद है, जूट मिल बंद है, जितने कल कारखाने हैं वो बंद हैं। बाहर से कोई आना नहीं चाहता है क्योंकि अफसर यहाँ पे और नीतीश कुमार ये तर्क देते हैं कि बिहार लैंडलॉक्ड स्टेट है। चलिए महाशय, हम मान लेते हैं कि बिहार लैंडलॉक्ड स्टेट है, लेकिन पढ़ाई के लिए कौन सा लैंडलॉक्ड है? जिस बिहार से इतने IITian जाते, IAS अफसर जाते, IPS बनते हैं, हर क्षेत्र में आप देख लीजिए। उस बिहार में स्वास्थ्य के, शिक्षा के लिए भी लोग कोटा जाते हैं, प्रयागराज जाते हैं। मतलब समझ नहीं आता है कि बिहार की ऐसी स्थिति क्यों है और क्या
आगे भी यही स्थिति रहेगी और क्या लोगों को अभी तक नहीं समझ आया है? देखिए, आपने एक बात बताया कि ये जो व्यवस्था है इतनी ख़राब है, लेकिन आपने एक सही बात कहा। आज से 35 साल पहले भी जाइए और हमें ये मानना होगा कि 35 साल जो सुशासन बाबू के सरकार से पहले भी व्यवस्था वहाँ से भी खराब होते चली आई है। उसको अगर उस समय भी ठीक किया जाता तो आज ये परिस्थिति ना आ पाती यहाँ पर। ये चीज़ हमें मान के चलना होगा, ये नहीं कि हम अंधकार में ही रहें। सुशासन बाबू के ने तो चलिए 15 साल में उन्होंने जो किया ही किया, पीछे भी ये हाल इतनी ख़राब थी। उसके बाद ये जब आए, सरकार में आए और ये खुद पढ़े लिखे, खुद इंजीनियर हैं, ये इंजीनियर हैं। एक समय देखिए, एक समय बिहार में बोला गया था कि जो मुख्यमंत्री है वो ऐसी हैं वैसी हैं, तो ठीक है चलिए आप तो पढ़े लिखे को लाएं, नीतीश कुमार बने, उन्होंने क्या कर दिया? आज ये हाल होगी कि 15 साल में हम यहाँ बैठ के शिक्षा की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, ये हाल आ चुकी है हमारे पास। चिराग पासवान ने सही एक चीज़ कहा, उनका एक चीज़ मुझे सही लगा कि हम 2020 में हैं, लेकिन अभी भी हम गली नली का बात कर रहे हैं, हम पक्के सड़क की बात कर रहे हैं। ये कहाँ तक उचित है बिहार के लिए? तो सर देखिए, चिराग पासवान ने कहा, मैं उन्होंने सही ही कहा। हमने क्या कहा कि व्यवस्था अगर आप दिए रहते तो आज हम दूसरे मुद्दे पर बात होता। आप हमसे दूसरा मुद्दा कुछ पूछ रहे होते। आज हम स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर और बेरोजगारी को लेकर यहाँ नहीं बैठते। आज हम सबसे बड़ी बात जान लीजिए, 12.5 करोड़ की आबादी में जो 9.5 करोड़ की आबादी कम से कम गाँव में रहती है, ये यहाँ, लेकिन वो गाँव की आबादी को किस तरह की व्यवस्था मुहैया कराई गई है, आपको जान के ये हैरानी होगी। 500 करोड़ से तो ज़्यादा खर्चा नहीं सुशासन बाबू अपने एडवर्टाइजिंग पर कर देते हैं, तो वो 500 करोड़ आप विज्ञापन पर खर्चा ना करके, अरे आप उसका ही यूज़ आप शिक्षा पर कर देते, स्वास्थ्य पर कर देते, आप इंडस्ट्री खोलने पर कर देते। आप 15 साल से क्यों नहीं कोई ऐसी इंडस्ट्री खोले? आप बोल रहे हैं चीनी मिल बंद है, जूट मिल बंद है। सर ये बात बिहार की नहीं है, गुजरात भी है, सब स्टेट अपने आप को धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं। हम अपने आप को क्यों पीछे मान रहे हैं? चलिए लालू जी ने झारखंड अलग कर दिया, खनिज पदार्थ उधर चला गया हमारे पास, क्या वही चीज़ से चलती है राज्य? मेरा जो घर है वो माता सीता की जन्मभूमि सीतामढ़ी है, वहाँ एक शहर पड़ता है पुपरी, वहाँ से हूँ मैं। मेरा गांव मधुबनी जिला में पड़ता है। 2 जगह का मैं आपको नाम बताऊंगा। सीतामढ़ी में पुनौरा धाम जहाँ माता सीता का मंदिर है, और एक उच्चैठ पड़ जाता है, पता नहीं नाम सुने होंगे, कालिदास ने वहीं वो कालिदास बने थे, वही कालिदास जिन्होंने इस पूरे विश्व को कई ग्रंथ दिए, कई किताबें दी। टूरिज्म पे बात होता है, बिहार में टूरिज्म शायद ज़ीरो है। राजगीर है हमारे पास वैशाली है, नालंदा जैसा विश्वविद्यालय, आप नालंदा घूम सकते हैं। हमारे पास गया, आप सीतामढ़ी ले लीजिए, मधुबनी, दरभंगा आप चले जाइए, दरभंगा महाराज की जो एक अद्भुत बोल सकते हैं आप उस चीज़ को कि आप उनका राजनगर पैलेस देख लीजिए, मनोकामना मंदिर देख लीजिए, टूट रहा है वो। सरकार ने सब जमीन ले लिया सीलिंग एक्ट के माध्यम से, लेकिन जो धरोहर थी उन्हें सबको बर्बाद कर दिया। और कहीं ना कहीं टूरिज्म और रोजगार, क्योंकि टूरिज्म पे भी रोजगार होता है, कई लोग पढ़ के रोजगार करते हैं। आप राजस्थान में देख लीजिए, टूरिज्म पे अच्छा खासा वहाँ का जीडीपी शामिल है, लेकिन बिहार में ना आप टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। उद्योग के बारे में आपसे पूछा जा रहा है तो कह रहे हैं हम लैंड लॉक्ड स्टेट है। पता नहीं, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब भी शायद लैंड लॉक्ड है, जहाँ तक मुझे पता है, वहाँ कोई समुद्र नहीं है जी, लेकिन बिहार भी उसमें, तो नीतीश कुमार का ये दावा है। उसके बाद शिक्षा की बात करें हम, शिक्षा में आपका क्या स्थिति है बिहार की, वो हम देखते हैं। प्राइवेट स्कूल पे लोग ज़्यादा निर्भर करते हैं, जिनकी मध्यम वर्गीय फैमिली भी है, वो भी प्राइवेट स्कूल। स्वास्थ्य की बात कर ले हम, वहाँ भी वही स्थिति, आपको सबसे पहले लोग प्राइवेट अस्पताल में जाएगा, भले वहाँ 10 रुपया ज़्यादा लेगा, लेकिन जाएगा। तो ये कैसे सुधरेगा? क्या सिर्फ राजनीतिक इच्छा शक्ति से ही ये सुधरेगा, या फिर इसके लिए और कुछ करना पड़ेगा? देखिए, ये राजनीतिक जो आप बोल रहे हैं, इच्छा शक्ति, हाँ, जनता को जानना होगा। अब बंगाल धर लीजिए, आप दिल्ली की जनता को देख लीजिए, उन्होंने किस पर वोट दिया? जिस केजरीवाल बने, ममता बनर्जी बनी, अब विकास पर उनका बन रहा, ठीक है। लेकिन बिहार में ये एक कदम तो जनता को आगे बढ़ाना होगा, उनको अपनी सूझबूझ के साथ अपना वोट देना होगा कि उनकी वोट कीमती है, वो उनके ऊपर है कि वो किसको वोट देते हैं। और रहा ये जो आप टूरिज़्म का बात कर रहे हैं, वो तो जीरो है, जबकि हमारे पास इतिहास है,
लेकिन हम अपने इतिहास की बात नहीं करते हैं। हम भले ही देशद्रोही का बात कर लेंगे, हम भले ही, अभी ये भी बात उठी हुई है, अभी जेपी नड्डा का बयान देख लीजिए, इन लोग का बयान देखिए आप। इस पर कि आप लास्ट टाइम में हुआ था कि अगर हम हारे तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे, इधर भी अब बयान शुरू हो गया। तो यार देखिए, मेरा क्या नाम है, युवा को पाकिस्तान से लेना देना नहीं है, ठीक है, तो खास कर हमें बिहार से लेना देना है, हमें हमारी रोजी रोटी से लेना देना है। अगर हमारे पेट में रोजी रोटी रहे, हमारे पेट में रोटी रहे ना, तब हमें भी अच्छा लगेगा कि ठीक है, हम पाकिस्तान की बात करें, श्रीलंका की बात करें, चाइना की बात करें। नेशनल लेवल पे वो ठीक लगता है, लेकिन बिहार ये जगह नहीं है ये। लेकिन देखिए, जो अभी इनके बीजेपी के तरफ से, एनडीए की तरफ से जो भी आ रही है बात, वही है, मुद्दा वही भटक रहा है। लेकिन जो तेज प्रताप हैं वो लगे हैं बेरोजगारी के मुद्दे पर। तेजस्वी यादव को एक चीज मैं देख रहा हूँ, मुद्दों से भटकने की, कोई भी कुछ कह रहा है वो सिर्फ रोजगार, बिहार की जो बात है उस पे, और यही है कि चिराग पासवान आज से उसी में लग गए। तो ये कहीं ना कहीं अंतर डालेगा। हाँ, ये अंतर डालेगा, लेकिन बस यही एक मैं कहना चाहूँगा कि ये क्या होता है ना, कभी कभी कुछ ज़्यादा ना हो जाए। जी जी। और मैंने आपको पहले कह दिया था कि 15 लाख वाला जुमला नहीं चल रहा, आप अपने शपथ पत्र में दिखा रहे हैं, आप वादा कर रहे हैं हमसे, हमारे युवा से आप वादा कर रहे हैं कि हम 10 लाख देंगे। आप सरकार बनता है कि नहीं बनता वो तो आने वाला समय बताएगा। बन गया, अगर आप नहीं दे पाए तो फिर ये एक बड़ी समस्या है, क्योंकि हम 15 साल के पीछे भी जो सारे युवा हैं, हमारे जो चाचा पापा, ये लोग उस समय से देखे आ रहे हैं। हम लोग अभी नया जनरेशन है कि थोड़ा सा हम लोग डेवलपमेंट देख लेते हैं, लेकिन वो उस समय से भी देखे आ रहे हैं, उनके मन में भी बहुत सारा कि प्रश्न चल रहे हैं। उधर कांग्रेस भी आ रही है, क्योंकि देखिए एक चीज़ तो ये जो मैंने आपको कहा कि अभी जो नारे का लग रहा है, क्योंकि महागठबंधन में कम्युनिस्ट भी आ गए हैं, तो ये चीज़ को लेके, और क्योंकि कन्हैया कुमार खुद बेगूसराय से हैं, डॉक्टर कन्हैया कुमार सॉरी, और तो ये चीज़ सब लेके हो रहा है। लेकिन फिर मैं वही बात कहूँगा कि सरकार, आप 15 साल रहे हैं, आप मुख्यमंत्री, ठीक है, आप मुख्यमंत्री बनिए, आप जो बनना है बनिए, लेकिन राज्य की पूरी युवा, पूरी जनता ये सुनना चाहती है कि आप क्या कर रहे हैं, आपका रोड मैप क्या है, किस बात पर हम आप पर भरोसा कर ले। वो एनडीए के साथ हो, वो यूपीए के साथ है, गठबंधन या महागठबंधन के साथ है। और अभी तो जबकि स्टार प्रचारक आना बाकी है, अभी बहुत कुछ मुड़ेगा, अभी वो बहुत कुछ होने वाली है बदलाव, और धीरे धीरे देखिए अभी क्या होता है। और एक चीज़ आज मैं कहीं पढ़ रहा था तो मुझे बहुत आश्चर्य लगा कि इस बिहार को जो सबसे जीडीपी में हम सबसे पीछे हैं, और एक एवरेज निकाला गया, जो अभी 71 सीट पर चुनाव है, उसमें हर विधायक का एक एवरेज 2 करोड़ की संपत्ति है। अब आप बताइए ये किस तरह की हालात है। यही हालात ही है। बिहार में जो नेता बनता है वो साइकिल पे चढ़ता है, लेकिन जब नेता 5 साल अपना पंचवर्षीय योजना ख़त्म करता है तो बड़ी गाड़ियों पे चढ़ता है। जो ये पॉलिटिकल पार्टीज, और इसमें मैं एक चीज़ कहूँगा कि सारी राजनीतिक पार्टियाँ इसमें एक है। कुछ लोगों को हम एक्सेप्शन में डाल सकते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ईमानदार होते हैं और उनको देखने को ही मिलते। मैं आपसे इनसे जो मैंने प्रश्न पूछा कि क्या राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है बिहार में, जिसके कारण मैंने जो चीज़ें बोली टूरिज्म को लेकर या फिर अन्य चीज़ों को लेकर, उसमें काम नहीं हो पाया है पिछले 30-35 वर्षों में। देखिए, आम जन में तो राजनीतिक इच्छा की कमी नहीं है। हमारे जो संविधान पर बैठते हैं उनमें इच्छा शक्ति की कमी है। हमारे आम जन तो अपने आप को पूरे इच्छा तन से का प्रयास करते हैं कि हमारा अपना वेलफेयर हो, हमारा डेवलपमेंट हो, हमारा विकास हो। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम सत्ता पाते हैं, जो उस चीज़ पर बैठते हैं, उनमें इस चीज़ की इच्छा कम जाती है और वो कहीं ना कहीं अपने आप को मुद्दा से भटकने लगते हैं। सबसे बड़ी बात है। और सबसे जो जहाँ तक हमारा जो टूरिज्म का बात है, तो टूरिज्म के लिए ऐसा नहीं कि हमारे बिहार में कमी है, बहुत कुछ है, बस हमारी नज़रिया का फेर है। हमारा दृष्टि जो वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है। दृष्टि अब पहुँचेगा किसका, सवाल ये भी उठता है कि आपकी दृष्टि जाएगा वहाँ पर कैसे। तो वहाँ पर जो हमारे शासन के लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं, वो देखने के जो आप मुजफ्फरपुर की हम बात करते हैं, मुजफ्फरपुर में सबसे अगर एक मुजफ्फरपुर में एक टूरिज्म का सेंटर है। अब एग्जाम्पल के लिए अब हम अगर उसको डेवलप करना चालू करें तो हमारा एलएस कॉलेज, एक उसको भी आप एक सही ढंग से बनाया जाए। एक हमारा ही इतिहास है जो
भारत के इतिहास की स्वतंत्रता में 1917 जिसको हम चंपारण आंदोलन कहते हैं, उस चंपारण आंदोलन का नींव कहीं ना कहीं मुजफ्फरपुर से डाला गया था। उस नींव में आज से पहले 2017 में मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आकर के उस गांधी जी को, तमाम यादों को, जो जहाँ पर वो गए थे, जहाँ पर वो रात अपना बिताए थे, वो तमाम यादों को सहेजने की कोशिश किए। लेकिन फिर आज वही हुआ कि वह जैसा था वैसा ही खंडहर में तब्दील हो गया। तो वो ऐसी बात नहीं कि हमारी बस दृष्टि है, दृष्टि जाती भी है, तुम्हारी इच्छा शक्ति नहीं, इच्छा शक्ति होती भी है तो क्या होता है कि हम कहीं ना कहीं अपने आप को दूर भटक जाते हैं। और एक अभी हम एक और बात इस पर कहना चाहेंगे कि आज जो चुनाव हो रहा है, मुझे बहुत खुशी है। जब से हम लोग ने अपने आप को जब से कुछ होश संभाला है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार का चुनाव, जो इस वर्ष 2020 का जो चुनाव, विधानसभा चुनाव हो रहा है, वह कहीं ना कहीं मुद्दे पर हो रहा है, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो। अब एक तरफा बात नहीं कर सकते। मान लीजिए नीतीश कुमार जी का जो विजन, जो भी उन्होंने अपना 7 निश्चय योजना लाया, कम से कम वो तो मुद्दे पर ही है, भटक तो नहीं रहे, चाहे एनडीए हो चाहे यूपी हो। अब हाँ, एक पार्टी को आप लेकर, बीजेपी को लेकर आप कह सकते हैं वो एक पल के लिए भटक जाता है, तो वो एक अलग बात है। हाँ, लेकिन मुझे इस बात को बहुत इस बार खुशी है कि चाहे कोई भी पक्ष हो, अब ये अलग बात है कि किसका कौन सा मुद्दा है। कोई बेरोजगारी मुद्दा लेके चल रहा है, कोई अपने जो निश्चय योजना है, जल है, नल है, बिजली है, इस योजना को लेकर के चल रहा है। अब वो एक अलग विषय हो गया। लेकिन हाँ, यह और अब इस बार यह देखने की एक और सबसे बड़ी, जो हम लोग कहीं ना कहीं मतलब राजनीतिक जो प्रतिद्वंदी है, चाहे राजनीतिक लोग है, उसको इस बार जनता से सबक सिखाने के काम कर रही है। सबक सिखाने क्या कर रहा है, इस ऐसे अनेक वीडियो वायरल हो रहे हैं जो हम आप देख रहे हैं कि जो प्रतिनिधि 10 साल से क्षेत्र में हैं, उनका जो विकास नहीं हुआ, तो जनता उनसे इस बार पूछ रही है कि भैया आपने 10 साल तो हमारे यहाँ रहा, 5 साल रहे, लेकिन आपने विकास क्या किया है। उनको वहाँ से खदेड़ रही है। तो यह आने वाले प्रतिनिधि के लिए भी सबक का बात है, उनको यह सीखने की बात है कि भैया अगर आप भी नहीं काम करोगे तो आज जो हश्र उनके साथ हो रहा है, यह हश्र आपके साथ भी होगा। तो बड़ी बिहार में बड़ी एक ये जो बदलाव है, यह एक बड़ी संकेत हो रहा है। हमें ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में यह पूरी भारत की कायाकल्प बदलने के काम करेगा। मान लीजिए आने वाले हर जगह से लोग सांसद है, विधायक, उनसे आप पूछेगा। पहले क्या होता था, कोई पूछने वाला नहीं होता था, आम जन पूछता नहीं था। लेकिन अब क्या है कि आपको आम जन पूछने लगा कि भैया आप हमारे क्षेत्र में आज वोट मांगने आए हैं, बताइए आपने क्या क्या काम किया है। तो यह भी एक बहुत बड़ी है, और यह कहीं ना कहीं पूरे भारत को, बिहार को तो आईना हम लोग देख ही रहे हैं, दिखाएगा ही, और दिखाते मतलब बिहार का राजनीतिक ही ऐसा है कि देश के कहीं ना कहीं उस राजनीति में आईना दिखाने का काम करता है। तो ये एक बड़ी मुद्दा है जी। और जहाँ तक हमारा मानना है कि स्वास्थ्य पे आप लोग कुछ चर्चा करें। देखिए, स्वास्थ्य जो सिस्टम है, स्वास्थ्य सिस्टम में सबसे बड़ी जो कमी हम जो हमारे नज़र से, तो हमारा बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर जिसको हम लोग कहते हैं, उसको सुधारने की सबसे बड़ी आवश्यकता है। आज क्या है ना कि डॉक्टर की बहाली है, डॉक्टर बहाली होते हैं, लेकिन आज वो डॉक्टर बहाली तो प्राइमरी सेंटर पर पहुँच नहीं पाता। तो जब तक हम इस चीज़ को पूर्ति नहीं करेंगे कि हमारे जो डॉक्टर वो कैसे प्राइमरी सिस्टम जो हेल्थ सेंटर वहाँ पर पहुँचे, इसकी हम जब तक प्रॉपर व्यवस्था नहीं करेंगे, जब तक हम मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, अब प्राइमरी से जो सेंटर में है वहाँ नर्स कैसे रहेंगे, वहाँ की इक्विपमेंट है, दवा कितना होना चाहिए, ये तमाम ऐसी छोटी छोटी कमियाँ हैं जिसको सरकार चाहती तो पूरा हो सकती, लेकिन वही बात है, इच्छा शक्ति नहीं है। इच्छा शक्ति अभी है भी है तो जो आप कह सकते हैं कि जो यहाँ के प्राधिकारी लोग हैं वो उसको पूरा नहीं होने देते हैं, वो करना नहीं चाहते हैं। तो उसके बाद प्राइमरी हेल्थ सेंटर को जब तक हम नहीं सुधारेंगे, तब तक हम अपना बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो कहते हैं हेल्थ सिस्टम को, वो हम पूर्ति नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। बिहार में ये एक मुद्दा रहा है कि जाति के नाम पर क्यों वोट मिलता है, जाति के नाम पर क्यों आप कैंडिडेट्स का सिलेक्शन करते हैं, और बिहार इसीलिए बदनाम रहा है हर जगह। लेकिन 2020 का विधानसभा चुनाव बदला बदला सा लग रहा है। तेजस्वी यादव हो, वो भी मंच से रोजगार की बात करते हैं, तो नीतीश कुमार हो, वो भी मंच से 7 निश्चय गिनाते हैं और आगे 7 निश्चय 2.0 गिनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कुछ
जो नेता हैं, नित्यानंद राय हो गए, जेपी नड्डा हो गए, इन सब के तरफ से कुछ आए हैं, कुछ ऐसे शब्द आए हैं, कुछ ऐसी टिप्पणियां आई हैं जिस पे चुनाव को भ्रमित किया जा सके। लेकिन शायद बिहार की जनता इस बार और जागरूक हुई है। बिहार के युवा, वही युवा जो पढ़ने से लेकर नौकरी करने तक बाहर जाते हैं, उन युवाओं के मन में भी एक सवाल है कि क्यों नहीं हम बिहार में ही कुछ करें, बिहार में ही क्यों नहीं हम पढ़ें और बिहार में क्यों नहीं हम कमाएं। और भारतीय जनता पार्टी ने ये चुनाव से ऐन वक्त पहले ये नारा दिया था कि आत्मनिर्भर बिहार, जन जन की पुकार। अब पता नहीं कितना ये नारा चलता है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि जनता सवाल पूछ रही है। और लोकतंत्र की सबसे बड़ी ये खासियत होती है कि लोकतंत्र में जो मालिक होता है वो वोटर्स होते हैं, वो जनता होती है जो वोट गिराने जाती है। और 10 नवंबर को वही मालिक अपना काम करने वाला चुनेगा, क्योंकि लोकतंत्र में नेता को चुना जाता है कि वो जनता के लिए काम करे, और लोकतंत्र में मालिक जनता होती है। भले ही ये धरती पे कितना चरितार्थ होता है मुझे नहीं पता, मैं इस पे टिप्पणी भी नहीं करूंगा, लेकिन चुनाव के वक्त ये जरूर चरितार्थ होता है। बिहार चुनाव को लेकर और भी विश्लेषण हो और भी खबरें हो, हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।